चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, जिसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे। बेसिकली कुछ 2-4 पॉइंट्स ही रहते थे, वो डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लें 1 नंबर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बताइए कैसा था, तो आपका आंसर होना चाहिए था कि वो स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड था। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम स्टार्टिंग इसी तरीके से करेंगे कि स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फिर हम ये रीजंस बताएंगे, जिसमें से हमने कुछ रीजंस तो डिस्कस कर लिए थे, कुछ रीजंस डिस्कस करने रहते थे। उसमें से एक पॉइंट जो हमारा डिस्कस करना रहता था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मेनली 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपसे अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ये पूछा जा सकता है जमींदारी सिस्टम के नाम से कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है लैंड टेन्योर सिस्टम के नाम से भी पूछा जा सकता है। लैंड रेवेन्यू की जगह लैंड टेन्योर सिस्टम, TENTUR। लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है, तो पहले तो इसका मतलब समझो, फिर देखेंगे कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या बुरा असर पड़ा था। तो पहली चीज तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम एक 3 टायर सिस्टम था। 3 टायर सिस्टम का मतलब 3 लेवल है इसमें। इसमें बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। अब वो 3 पार्टीज कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं, देखो वो 3 पार्टीज हैं। सबसे पहले तो सरकार, गवर्नमेंट। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कौन थी, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी भी यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है। दूसरा है ऑनर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल का मतलब जमीन के जो मालिक है, जिसे हम जमींदार कहते हैं। एंड टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब है जो किसान है, जो उसमें खेती कर रहा है एक्चुअली। तो एक चीज तो ये हो सकती है, सर ऑनर और टिलर में क्या फर्क होता है। देखो जनरली मान लीजिए भाई मेरा कोई खेत है, मेरी कोई जमीन है, तो मैं उसका मालिक हूं। अगर मैं उसमें खुद ही खेती करता हूं तो मैं ही टिलर भी हो गया। यानी कि ऑनर तो है जिसके पास उसके राइट्स है, मालिकाना हक है। टिलर का मतलब है जो उसमें मेहनत कर रहा है, जो खेती कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जिसकी जमीन है वो खुद ही उसमें खेती करे। जैसे कि ना बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुत सी जमीनें हैं गाँव में, तो हम खुद खेती करने की बजाय क्या करते हैं, लोगों को किराए पे रख लेते हैं कि भाई आप खेती करो हमारी जगह। तो उस जमीन के मालिक तो हम ही है, बट जो खेती कर रहा है वो उसका टिलर कहलाता है, टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर को फार्मर के नाम से भी पूछा जा सकता है, टिलर को पीजेंट्स भी कहा जाता है, PEASANT, पीजेंट। तो अगर पीजेंट्स भी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, पीजेंट्स, डीलर्स, फार्मर्स एक ही बात है, पीजेंट्स। तो देखो ये क्या था रेवेन्यू सिस्टम। इसने क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने लोगों से जमीनें छीन ली। जैसे कि मान लीजिए हमारे सबके पास जमीनें हैं, ठीक है, हम 10-11 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास जमीनें हैं। हम सबकी जमीनें छीन ली गई, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और वो जमीनें छीन के जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, या जो राजा थे, महाराजा थे, वो जमीनें उनको दे दी गई। यानी कि जो छोटे किसान थे, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें थी, उनसे जमीनें छीन के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को दे दी गई, या फिर राजा महाराजाओं को दे दी गई। तो जिनसे ये जमीनें छीन के और जिनको दी गई उन्हें कहा जाता था जमींदार। जिनको जमीनें दी गई वो तो थे जमींदार। और उन जमींदार को ये माना जाता था कि भाई अब ये इस खेत के, इस जमीन के परमानेंट मालिक है, यानी इनसे अब कोई भी इस जमीन का मालिकाना हक नहीं छीन सकता। अब देखो इस समय ब्रिटिशर्स का क्या फायदा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बिना फायदे के तो कुछ काम करते ही नहीं थे। अब यहां उन्होंने जमींदारों के बारे में इतना भला सोच लिया, चलो भाई छोटे मोटे किसानों का तो नुकसान हुआ, उनसे जमीनें छीन के जमींदार को दे दी। अब ये फ्री में तो दी नहीं होगी जमींदारों को, तो जमींदारों को फ्री में नहीं दी तो बदले में क्या फायदा उनको। बदले में जमींदारों को यह कह दिया गया कि आपको सरकार को कुछ अमाउंट फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ेगी।
यानी कि हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में आपको सरकार को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उस पैसे को क्या कहा जाता था? उस पैसे को लगान कहा जाता था। आपने मूवी देखी होगी ना, लगान। तो ये वो लगान ही था। लगान मतलब एक किस्म का टैक्स कह सकते हैं हम। लगान का मतलब एक किस्म का टैक्स है ये। तो जमींदार को ये फिक्स अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती थी। किसे? ब्रिटिशर्स को। चलिए, अब इसमें ब्रिटिशर्स को तो फायदा हो गया क्या कि बदले में पैसा मिल रहा है, और जमींदार को फायदा ये हो गया कि उनको मालिकाना हक मिल गया। अब मालिकाना हक से तो बात नहीं बनेगी, भी पैसा आएगा तभी तो पैसा देंगे। तो जमींदारों को एक तो जमीन दे दी, साथ के साथ एक परमिशन और दे दी जमींदारों को। जमींदार को यह कह दिया सरकार ने कि भाई आपकी मर्जी है, आप जितनी खेती इसमें करवाना चाहते हो उतनी खेती करवाओ। किससे खेती कौन करेगा? खेती करेंगे टिलर्स। क्यों? जब इतनी जमीनें जमींदार को दे दी तो वो खुद तो खेती करेगा नहीं। तो जिनसे जमीनें छीनी गई थी उन्हीं को काम के लिए रख लिया गया था, उन्हें कहा जाता था टिलर्स। तो ये कह दिया भाई इन टिलर्स से ना जितनी खेती करवानी है करवाओ, जितनी फसल बोवानी है बोवाओ। फसल जो आपकी तैयार होगी उसे आप बेचो, अपनी मर्जी से बेचो, जितने रेट में आपका मन करे उतने में बेचो। बेचने के बाद जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा आपका है। आपका मन करे तो टिलर्स को कुछ पैसा देना चाहो तो दे देना। हाँ, हमें जरूर लगान देते रहना। हमें फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता आप एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो ये था जमींदारी सिस्टम, जिसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्मॉल लैंड होल्डर से जमीनें छीन के जमींदार को दे दी, और जमींदार को राइट दे दिया कि वो फ्री है, जितना भी एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते करवा सकते हैं। अब इसका बुरा असर क्या पड़ा? इसका बुरा असर ये पड़ा कि जो बेचारे टिलर्स थे, टिलर्स मतलब जो जमीन पे काम करने वाले थे, उनको बदले में पैसा तो देते थे जमींदार। ऐसा नहीं है कि वे बिल्कुल फ्री में काम करवाते थे, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैसा दिया जाता था कि वो अपने 2 वक्त की रोटी कमा सके। तो उनको बदले में ना वेजेस दी जाती थी। उस वेजेस को कहा जाता है सब्सिस्टेंस वेजेस। हमने कल सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखा था, है ना। तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपना जीवन गुजर करने के लिए। तो उन्हें जो वेजेस दी जाती थी उन्हें कहा जाता था सब्सिस्टेंस वेजेस। तो नुकसान ये था कि टिलर्स जो सारी मेहनत करते हैं, जो सारा खर्चा लगा रहे थे जमीन पे, अच्छा जमीन पे खर्चा भी सारा यही लगा रहे थे टिलर्स। ऐसा नहीं है कि जमींदारी फसल के लिए बीज खरीद के दे रहे हैं इनको, वही फेंसिंग का काम कर रहे हैं, वही आपकी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। नहीं, एक किस्म से टिलर को वो जमीन किराए पे दे दी कि भैया आप इसमें खेती बाड़ी करके जितनी फसल होगी वो हमें लाके दे दो जमींदार को। बदले में उनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा मिलता था कि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए। अब नुकसान क्या? नुकसान ये कि खेती करने में खर्चा बहुत लगता है। अब क्योंकि इनकी कमाई तो केवल इतनी थी कि अपनी भूख मिटा सकते थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास कुछ पैसा नहीं बचता था। अब क्योंकि अगले साल फिर खेती करनी है, भाई खेती करेंगे तभी तो 2 वक्त की रोटी कमा पाएंगे। अब खेती करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उधार लेते थे, और वो पैसा उधार लेने के चक्कर में कुछ ऐसे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स में साइन कर लिए जाते थे, जमींदार से पैसा उधार ले लिया या किसी से भी ले लिया, कि उनका शोषण होता था, टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। और ये जो उधार का जाल है ये धीरे 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 बढ़ता ही रहता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए भाई मेरे पास आज कोई पैसा नहीं है, मैंने किसी से उधार ले लिया, अब भाई वो उधार तो मुझे वापस चुकाना पड़ेगा। अब मेरे पास उधार चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? फिर किसी और से उधार लूंगा। अब मैंने 2 उधार ले लिया, मुझे 2 उधार चुकाने, कमाई मेरी कुछ है नहीं तो मुझे फिर उधार लेना पड़ेगा। तो ये उधार का ना जाल होता है जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। DEBT, डेट। डेट मतलब उधार, बोरोइंग्स। ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो जो ये पीजेंट्स थे यानी कि जो टिलर्स थे वो उधारी के जाल में फंसते जा रहे थे, वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे थे, जिसके कारण जो समस्या हो रही थी वो समस्या थी परपेचुअल इनडेटनेस की,
ये जो मैं टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूं ना, ये आपको लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, एग्जाम में इसी के नंबर अच्छे से मिलेंगे आपको। परपेचुअल इनडेटनेस, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, लगातार चलती ही रहे, चलती ही रहे। इनडेटनेस का मतलब होता है उधारी। तो जो ये पीजेंट्स थे, ये ऐसी उधारी में फंस गए थे जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। भाई उधार लिया, उस उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लिया, फिर उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लिया। तो अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस ये थे कि जो टिलर्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस देते थे, जिसके कारण उन्हें उधार लेना पड़ता था और वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, और ये डेट ट्रैप आगे चल के उन्हें परपेचुअल इनडेटनेस कॉज करता था, यानी कि ऐसे उधारी में फंस जाते थे जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। उन्होंने उधार लिए, फिर उस उधार को उनके बच्चे चुकाएंगे, फिर उस उधार को उनके बच्चों के बच्चे चुकाएंगे। तो इस तरीके से नुकसान हो रहा था, इस तरीके के इसके डिसएडवांटेजेस या इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रही थी। एक थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। देखो शुरू में ये मत भूलना, वो जमीनें थी टिलर्स की, जमीनें टिलर्स की थी, उनसे छीन के जमींदार को दे दी गई थी। तो आखिर में वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंडलेस लेबरर बन के रह गए थे, यानी कि ऐसे मजदूर जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं है, दूसरों की जमीनों पे काम करना पड़ रहा था। अब क्वेश्चन ये जमींदारी सिस्टम का ऐसे भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, सहमत है तो क्यों है। तो आप बता देंगे कि हाँ सहमत हैं। सहमत इसलिए है क्योंकि जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें ये काम होते थे, जिसके कारण ये डिसएडवांटेजेस थी, और अल्टीमेटली पैसा कुछ था नहीं, जमीनें उनकी थी नहीं, जमीनों का हक जमींदार को दे दिया था, वो बस एक मजदूर के तौर पे वहां पे काम कर रहे थे। देखो ये मैंने आपको बता रखा है, दे मेयरली गोट सब्सिस्टेंस वेजेस, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन काइंड, यानी कि सब्सिस्टेंस वेजेस भी बहुत ही रेयर होता था कि उनको नगद पैसा दे दिया जाता था। सब्सिस्टेंस वेजेस के तौर पे भी उन्हें क्या सामान देते थे, जैसे मान लीजिए गेहूं दे दिए, चावल दे दिए, इस तरीके की सब्सिस्टेंस वेजेस दी जाती थी। तो जो जमींदार थे वो तो पहले से ही बहुत अमीर थे, अब वो और ज्यादा अमीर हो गए, ठीक है, उनके पास और ज्यादा पैसे आने लग गए। जो बेचारे टिलर्स थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें थी, वो गरीब थे, अब और ज्यादा गरीब हो गए। तो ये नुकसान देखने को मिला। तो इसी से रिलेटेड जो लास्ट में नुकसान देखने को मिला, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एक सैंपल पेपर में। हाँ वो क्वेश्चन ये था, ये जो आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है कि इनडेटनेस ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। इससे क्या सर बता रखा है, ये आपको दे रखा है कि टिलर्स ऑफ द सॉइल की तो इनडेटनेस बढ़ गई, यानी कि उधारी बढ़ गई, और जो ओनर ऑफ द सॉइल थे, ओनर ऑफ द सॉइल कौन बन गए थे, जमींदार, उनके कंस्पेशियस कंजम्पशंस बढ़ गए। कंस्पेशियस कंजम्पशंस का मतलब होता है लग्जरीज आइटम पे खर्चा करना, लग्जरी पे, यानी कि अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए चीजों पे खर्च करना, जैसे ज्वेलरी खरीद लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेना। तो ये है। तो अब क्या हुआ, वही बात भाई, जो टिलर्स थे उनके पास पैसे थे नहीं, वो तो और ज्यादा गरीबी में जाते चले गए, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन गुजर करने के लिए पैसा ही उधार लेना पड़ता था और परपेचुअल इंडेटनेस में फंस गए। जबकि जो जमींदार थे उनके पास पैसे ही पैसे थे, बेसिक नीड्स तो पहले ही फुलफिल हो रही थी उनकी। तो अब जो पैसा आ रहा था वो अपनी लग्जूरियस आइटम्स यानी कंस्पेशियस कंजम्पशन पे खर्च कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज उठा के यहाँ पे पुट की हुई है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एक पॉइंट मैंने आपको ना बीच में स्किप करवा दिया था, वो इसलिए करवाया था क्योंकि वो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड था। वो था गल्फ, गल्फ मतलब गैप, मैं आपको पहले बता चुका हूं, गल्फ का मतलब है गैप, गैप बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। कि जमीन के मालिक
और जमीन पे काम करने वालों के बीच में एक गैप बन के रह गया। अब जो मालिक था वो खुद खेती बाड़ी नहीं कर रहा था, अब मालिकाना हक सारा किसको दे दिया, जमींदार को दे दिया, और खेती करने वाले टिलर्स अलग थे। तो क्या था कि जो मालिक था वो चाहता तो ये था, मालिक का मतलब जमींदार, वो चाहता तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खुद कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो टिलर्स है उनको कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता था। तो ये उनके बीच में ना गैप आ गया। गैप ये आ गया कि जो टिलर्स थे वो तो और ज्यादा गरीब हो गए, और जो ओनर्स थे वो और ज्यादा अमीर हो गए। तो ये एक पॉइंट था। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था, ये हम बेसिकली ना कारण देख रहे हैं किस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ था, स्टैग्नेंट था। तो उसमें हमने देखो एक ये पॉइंट देखा था, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहां मैंने आपको बताया था कि फार्मिंग दो तरीके की होती है, यानी एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो फार्मिंग जो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिलीज की जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, यानी बस इतनी खेती करते हैं कि हमारे जो फैमिली का कंजम्पशन है वो पूरा हो जाए। कमर्शियल फार्मिंग होता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए ताकि जो हमारा सरप्लस बचता है, मार्केटेबल सरप्लस, उसे हम बेच के पैसा भी कमा सके। यानी अपनी जरूरत तो पूरी कर ली, एक्स्ट्रा सामान तैयार करके उसको बेच के पैसा भी कमा लिया। तो यहां हमने नुकसान ये देखा था कि उस टाइम पे हमारे देश में ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा थी, और अगर कमर्शियल फार्मिंग होती तो प्रोडक्शन ज्यादा होता। अब देखो यही पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में बता दिया। अब उस पॉइंट पे तो हमने देखा कि कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, यहां ये बता दिया कि कमर्शियलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का, ये भी एक कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ था। अब ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने, एक जगह तो उसको पॉजिटिव दिखा दिया, एक जगह नेगेटिव दिखा दिया। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या लिखा है, फोर्स, जबरदस्ती। और जबरदस्ती कोई भी काम होता है वो अच्छा नहीं होता। हाँ, कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए था एग्रीकल्चर का, बट कमर्शियलाइजेशन कैसा था, फोर्स था, मजबूरी में। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया कि जो किसान थे उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। क्या प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ उन फसलों की उगाई करवाओ जिनकी जरूरत हमें है। और उस टाइम पे इन्हें किसकी जरूरत थी, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी नई नई। देखो अंग्रेजों का इंडिया में राज होना और उसी टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की शुरुआत होनी, ये कोइंसिडेंस था। यानी कि इंडिया में तो उनका राज शुरू हुआ, वहीं पे ब्रिटिशर्स ने वहां पे उनकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो एकदम से ग्रो होनी शुरू हो गई थी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि क्या क्या चाहिए होता है भाई, कॉटन चाहिए होता है, कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, जूट के कपड़े बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज इंडिगो चाहिए होता है, कलरिंग के लिए, कपड़ों में कलर देने के लिए, डाई करने के लिए, ब्लीचिंग के लिए। इंडिगो मतलब नील। जैसे हम भी कई बार हमारी मम्मी या फैमिली मेंबर्स कपड़े धोते हैं तो उसमें नील दे देते हैं व्हाइट कपड़ों में, तो नील की खेती करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि आप इन फसलों की उगाई मत करो, जो गेहूं है, चावल है, दाल है, इनकी बुआई मत करो। आप प्रोडक्शन करो ऐसी क्रॉप्स की जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तभी तो ये चीज बिकेंगी। जिस चीज की मार्केट में डिमांड नहीं हो नहीं बिकेगी। तो इस पॉइंट से मैं आपको बताता हूं, क्रॉप्स भी दो तरीके की डिवाइड की जाती है। एक होती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट में ज्यादा बिकती है। एक होती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कंजम्पशन के लिए जरूरी होती है, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि चावल है, गेहूं है, ये सारी चीजें। तो किसानों पे ये प्रेशर बनाया गया कि आप फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना करके कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है। अब प्रेशर बनाने में भाई कई किसानों ने नहीं मानी ये चीज,
कई किसानों ने ये कहा, फूड क्रॉप को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, वो था कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप या फिर सिर्फ सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो उन पे प्रेशर बनाया कि आप सब्सिस्टेंस क्रॉप या फूड क्रॉप का प्रोडक्शन मत करो, आप करो कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप्स का। कमर्शियल मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में, कमर्शियल वर्ड जहां जाता है इसका मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड है, प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड है। अब कई किसान तो इस लालच में आ गए कि ठीक है भाई, हम फसल बो देंगे, हमारा सामान बिकेगा, हमें तो पैसा कमाना है। कुछ किसान ऐसे थे जो नहीं भी माने, वो ये बोले कि ना, हम तो जो है कैश क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो उनको लालच देने के लिए उनको एडवांस पेमेंट की गई सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि उनको एडवांस पेमेंट दे देते कि भाई ये पकड़ो एडवांस पैसा और इंडिगो की खेती करो। अब भाई किसान, हमने पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पिछड़ा हुआ था। अब जब उन्हें ये दिख रहा है कि भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और एक दूसरा ऑप्शन है कि एडवांस ही पैसा मिल गया, तो कई किसानों ने ये चीज मान ली। जो नहीं मानी उनके ऊपर वैसे फिजिकल प्रेशर बना दिया गया था, मजबूरन सबको माननी पड़ी थी ये चीज। अब इसका नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला। नुकसान ये देखने को मिला कि जब खेती कैश क्रॉप्स की शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली बात है फूड क्रॉप्स यानी ऐसी क्रॉप्स जो कंजम्पशन के लिए जरूरी होती है, उनकी प्रोडक्शन कम होगी। तो देश में ना धीरे धीरे फूड क्रॉप्स का स्टॉक बहुत कम हो गया। देश में गेहूं खत्म हो गए, चावल खत्म हो गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि देश में भुखमरी आ गई थी। और वो भुखमरी सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिली थी। ये पॉइंट आपका यहाँ पे यही बताता है जो साइड में बॉक्स गिवन है, फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फेमाइन्स का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड। कौन से फूड? वो भी फूड क्रॉप्स की। यानी जब किसी देश में खाने की या फूड क्रॉप्स की कमी रह जाए, उसके कारण लोगों में भुखमरी हो और भूखेपन से उनकी मृत्यु हो जाए, ये है फेमाइन्स। तो इंडिया में खासतौर पर बंगाल में ये फेमाइन्स आई थी और लगभग 85 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है अगर आपको ना पता हो तो। 85 मिलियन पीपल, 85 मिलियन लोग फेमाइन्स के कारण उनकी मृत्यु हुई थी इंडिया में उस टाइम पे। इतना बुरा असर पड़ा था। अब फेमाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि सीएससी ने मना किया है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ लें कि बंगाल फेमाइन कब आया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी या कब था बंगाल फेमाइन, तो 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो है बंगाल फेमाइन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये तो था 1943 में। एक मिलेगा ग्रेट बंगाल फेमाइन, दोनों अलग है। बंगाल फेमाइन अलग है, ग्रेट बंगाल फेमाइन अलग है। तो बंगाल फेमाइन तो 1943 में, और ग्रेट बंगाल फेमाइन या बंगाल ग्रेट फेमाइन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वो था आपका 1769 या 1770 में। एग्जैक्टली हम 1770 बोलते हैं। द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं, ग्रेट फेमाइन बंगाल भी बोल सकते हैं, ग्रेट बंगाल फेमाइन भी बोल सकते हैं। अगर ग्रेट वर्ड जुड़ जाएगा तो वो तो 1770 में, और अगर सिर्फ बंगाल फेमाइन आएगा तो 1943 में। यानी कि फेमाइन्स की शुरुआत तो हुई थी 70 में, और ये आपके 1943 तक लगातार कंटिन्यू होते रहे थे। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे जो हमने देखे बैकवर्ड और स्टेगनेंट होने के पीछे। एक पॉइंट और है जो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपैक्ट। 1947 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, 1947 टू 50। 1947 में एक और दुखद घटना ही कह सकते हैं हमारे देश में घटी थी, वो थी हमारे देश का बंटवारा हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में। तो हमारे देश का कुछ पोर्शन पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। अब वैसे तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी ज्यादा नुकसान हुआ। वो क्यों नुकसान हुआ? वो इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि जब ये बंटवारा हुआ
तो जो ऐसे एरियाज थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल थे, मेनली देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारे देश में सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। और अगर आपको पता हो तो जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में मेन हिस्सा पंजाब का ही चला गया था। तो हमारे देश का ऐसा हिस्सा जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो अब पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में चला गया तो एक तो ये हो गया कि भाई अब रिसोर्स कम रह गए प्रोडक्शन के लिए, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा इंडिया में आ गई। देखो ये आपका यहाँ पे पॉइंट बता रखा है कि 82% ऑफ द पॉपुलेशन तो इंडिया में आ गई, केवल 18% पॉपुलेशन कहाँ गई, पाकिस्तान में। जबकि 18% पॉपुलेशन के लिए 35% जमीनें पाकिस्तान में चली गई। देखो पॉपुलेशन कम लेकिन जमीन ज्यादा, और जमीन भी कैसी, हाई क्वालिटी की। जमीन भी कैसी, हाई क्वालिटी की। तो ये नुकसान हुआ कि देश में जो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, अब वो पार्टीशन के कारण और ज्यादा उसका बुरा प्रभाव पड़ा। अब ये तो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके 7 पॉइंट प्लस 1 जो मैंने आपको बता दिया 8 पॉइंट। देखो यहाँ पे परपेचुअल इंडेटनेस के बारे में बताया है, जो मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स की परपेचुअल इंडेटनेस होगी थी। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैंने ये बताया था आपको। तो क्वेश्चन में अगर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप डायरेक्टली क्या बता दोगे कि बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट था। चलिए, अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये आ जाए कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी बताओ, तो और ये पूछ ले कि भाई क्या कॉजेज थे तो बताओ, तो आप बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट बता के इन 8 पॉइंट में से 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट लिख दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये पूछ ले कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड होने के पीछे क्या कारण था, एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट होने के पीछे क्या कारण था, तो आप ये पॉइंट्स स्पेसिफिकली बताने पड़ेंगे आपको। फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट्स नहीं ले सकते। तो बैकवर्ड होने के पीछे 4 कारण थे। जो फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने वो लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, सेकेंड पॉइंट देखा था वो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, थर्ड पॉइंट देखा था डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट नहीं है बुक के हिसाब से जो हमने पॉइंट देखे उस हिसाब से ये फिफ्थ पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले व्हाट वर द मेन कॉजेज बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो बैकवर्डनेस के लिए आप ये 4 पॉइंट ही बताएंगे, फिर आप बाकी 3 पॉइंट्स नहीं बता सकते। हाँ, ये पूछ ले कि स्टैग्नेशन के बारे में बताओ, तो स्टैग्नेशन में यही 3 पॉइंट आएंगे, फिर आप उस 4 में से नहीं बता सकते। अगर स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया जाता कि भाई बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन के बारे में बताओ, तो आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट बता सकते हो। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले भाई बैकवर्डनेस के बताओ, और आपको ध्यान नहीं है कि बैकवर्डनेस के सर ने कौन से 4 पॉइंट बताए थे, तो ये मत करना कि क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाओ। अगर नहीं पता तो भी 7 में से कोई भी लिख देना, हो सकता है पूरे नंबर भी मिल जाए, हो सकता है पूरे ना मिले तो कुछ तो मिलेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो था आपका पहला टॉपिक कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की स्थिति कैसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। मैंने आपको बताया था हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखेंगे कि देश की कंडीशन कैसी थी अलग अलग सेक्टर्स के बेसिस पे। तो हमने पहला सेक्टर देख लिया है, पहला सेक्टर हमारा था एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमें देखना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति कैसे थी। उससे पहले, हालांकि हम ये चीज पहले तो देख चुके हैं, लेकिन एक बार इस पे नजर मार लेते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अब तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, यानी कि इंडिपेंडेंस मिली उस दौरान कैसा था। अगर क्वेश्चन में पूछ ले प्री ब्रिटिश पीरियड या प्री कॉलोनियल पीरियड, प्री ब्रिटिश पीरियड यानी कब ब्रिटिश राज शुरू हुआ, उससे पहले कब शुरू हुआ था, 1757 थ्रू बैटल ऑफ प्लासी। तो ये पूछा है 1757 से पहले बताओ कैसी स्थिति थी, तो बिल्कुल विपरीत थी अब के मुकाबले यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के मुकाबले। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो क्या था, बैकवर्डनेस थी, स्टैग्नेशन थी, नॉन वाइब्रेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब ही नॉन वाइब्रेंट हो जाता है। उससे पहले प्रोस्पेरस थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर।
हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ डिपेंडेंट थी, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं थी। उस टाइम पे कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं थे, बिचौलिए नहीं थे, जैसे अब बिचौलिए जमींदार थे। हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि सिस्टम ऑफ इंटरमीडिएटरीज समझाओ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इंटरमीडिएटरीज का मतलब आपसे जमींदारी सिस्टम ही पूछा है। जमींदारी सिस्टम कैसे, देखो मेन तो थी कॉलोनियल गवर्नमेंट, सरकार, और फिर थे जो टिलर्स थे, टिलर्स यानी जिनके पास जमीन थी। अब क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके साथ डील नहीं करना चाह रही थी टिलर्स के साथ, क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे, तो उन्होंने बीच में एक मीडियम सेटअप किया, एक बिचौलिए सेटअप किए जो थे जमींदार। तो इन जमींदार को इंटरमीडिएटरीज भी कहा जाता है, और ये इंटरमीडिएटरी सिस्टम वही है। तो ये पूछा है, ये बताया गया कि उस टाइम पे कोई भी ऐसे इंटरमीडिएटरीज नहीं थे जमींदार जैसे। किसके बीच में, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, सरकार और फार्मर्स के बीच में। सरकार, उस टाइम पे सरकार तो क्या थे, राजा थे, तो राजा डायरेक्टली पैसा लेते थे किसानों से और डायरेक्टली डील करते थे किसानों के साथ, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरीज या बिचौलिए नहीं थे। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस लाइन है जो एक फ्रांस का ट्रेवलर था एक, जो मतलब इंडिया में वैसे घूमने फिरने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली आया तो वो था अपने ट्रेड से रिलेटेड ही, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या कुछ है। उसका नाम था बर्नर। वो बंगाल में आया उस टाइम पे, क्योंकि बंगाल में उस टाइम पे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सबसे अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल मिलते थे मसलिन के नाम से, MUSLI है, मसलिन सबसे अच्छी क्वालिटी का था ये। तो उसको देखने के लिए आया हुआ था और बेसिकली घूमने फिरने आया था। तो उसने देखा कि उस टाइम पे उसने एक स्टेटमेंट पास की, उसने ये स्टेटमेंट पास की कि बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट। अब इजिप्ट देखो आप उस टाइम पे कितनी बड़ी कंट्री थी, और ऐसा नहीं कि बहुत बैकवर्ड उसमें अकाउंट की जाती थी, वो अच्छी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी इजिप्ट की। ये कहा गया कि अकेला बंगाल, पूरा इंडिया भी नहीं, इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा बंगाल, उस टाइम पे वो हमारी राजधानी भी हुआ करती थी, वो अकेला एक छोटा सा हिस्सा इंडिया का पूरे इजिप्ट से ज्यादा अमीर है। उसमें इतना प्रोडक्शन होता है बंगाल में कि सबकी अपनी जरूरत तो पूरी हो ही सकती है, साथ में वो जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए एबंडेंस उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अकेली एक ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि उस टाइम पे कितनी प्रोस्पेरिटी थी। तो अगर आप किसी आंसर में ये दिखाना चाह रहे हो कि प्री ब्रिटिश पीरियड हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोस्पेरस थी, तो आप ये लाइन जरूर ऐड कर सकते हो कि एक फ्रेंच ट्रेवलर बर्नर ने ऐसी लाइन पास की थी। लाइन ही सफिशिएंट है ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारी स्थिति कैसी थी उस टाइम। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल सेक्टर का पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग श्योर है कि पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। चलिए देन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ।